नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर के लिए पोटेंशियली गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। तो बात है रशियन SU-57 के इंडिया कनेक्शन की, और इस बार अपडेट कुछ इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि HAL अभी रसिया से एक फॉर्मल कोटेशन का वेट कर रही है, स्पेसिफिकली ये जानने के लिए कि SU-57 के प्रोडक्शन में इंडिया की पार्टिसिपेशन के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। यानी ये कन्वर्सेशन अब फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लानिंग के स्टेज में पहुंच चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, रशियन डेलीगेशंस ऑलरेडी इंडिया आ चुके हैं और HAL की फैसिलिटीज़ एसेस कर चुके हैं, और उसका रिजल्ट ये रहा कि HAL का ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑलमोस्ट आधा पार्ट SU-57 प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। मतलब इंडिया को स्क्रैच से सब कुछ बिल्ड नहीं करना पड़ेगा, पर हाँ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही। लेकिन HAL की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली क्रेडिट दिया जा रहा है इस असेसमेंट में। रशियन टीम्स ने इंडियन एयरफोर्स को भी प्रेजेंटेशन दी है SU-57 की कैपेबिलिटीज़ के बारे में। फाइनली अब बस एक चीज़ मिसिंग है, रसिया की तरफ से फॉर्मल कोटेशन, जिसके बाद HAL ये पूरा फाइनेंशियल रोड मैप या पूरा कोटेशन इंडियन एयरफोर्स के सामने रख सकता है। दिसंबर 2025 में जो 23वां इंडिया रसिया एनुअल समिट हुआ था, उसमें भी इस डायरेक्शन को रीइंफोर्स किया गया था। दोनों साइड्स ने एग्री किया कि रशियन ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट्स के स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और एग्रीगेट्स इंडिया में जॉइंटली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी निकला इस समिट से कि इंडिया थर्ड कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। रोस्टेक के CEO ने दुबई एयर शो में क्लियरली कहा था कि SU-57 के लिए इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल हैं। यानी उनके साइड से तो यहाँ किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब सब कुछ डिपेंड करता है उस एक चीज़ पे जो अभी पेंडिंग है, यानी रसिया का फॉर्मल कोटेशन। वो नंबर्स आते ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होगा। तो अब बात करते हैं पृथ्वी मिसाइल सीरीज़ की, जो दशकों से इंडिया की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बैकबोन रही है, और अब उसकी जगह लेने की तैयारी चल रही है एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम से। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि पृथ्वी है क्या। ये इंडिया के पहले इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में से एक थी। 1980s में डेवलप हुई। 150 से 250 किलोमीटर की रेंज, और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों यूज करती हैं इसे। अपने टाइम में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन समय के साथ देखा जाए तो पृथ्वी के साथ एक प्रॉब्लम है जो मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत बड़ी बन जाती है, इसका लिक्विड फ्यूल सिस्टम। लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल को लॉन्च करने से पहले फ्यूल भरना पड़ता है। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, घंटों लग जाते हैं, और ये रिस्की भी है, जिनको हैंडल करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। स्टोरेज भी सेंसिटिव होती है। ये पृथ्वी की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, और यही वजह है कि रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया है। DRDO ने अब ऑफिशियली नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पे काम करना शुरू कर दिया है, और इस नए सिस्टम में यानी नई मिसाइल में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात लिक्विड फ्यूल आउट एंड एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम इन, यानी जब मिसाइल सॉलिड फ्यूल्ड होती है तो वो बेसिकली रेडी टू लॉन्च स्टेट में रह सकती है, यानी कि बस ऑर्डर आया और मिसाइल रेडी टू लॉन्च। दूसरी चीज़, एक्यूरेसी और सर्वाइबिलिटी दोनों बेटर होंगी। आज की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स में प्रीसीजन गाइडेंस सिस्टम होते हैं, टर्मिनल फेस मनोवरिंग होती है, काउंटर मेजर्स होते हैं। ये सब पृथ्वी में या तो नहीं था या लिमिटेड फॉर्म में थी। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि पहले लोगों का अजम्पशन था कि प्रलय मिसाइल पृथ्वी की जगह ले लेगी। प्रलय ऑलरेडी एक कैपेबल सिस्टम है, क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी लेता है, फ्लाइट में डायरेक्शन चेंज कर सकती है, एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड तक कर सकती है, 500 किलोमीटर तक की रेंज है। क्लियरली प्रलय यहाँ पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि DRDO एक अलग डेडिकेटेड सिस्टम डेवलप कर रहा है, स्पेसिफिकली पृथ्वी सीरीज़ को रिप्लेस करने के लिए, प्रलय से अलग। और इस नए सिस्टम की एक और खासियत जो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अलग अलग वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन कैरी कर सकती है, 500 किलोमीटर तक भी और 1000 किलोमीटर तक भी। इसका मतलब ये है कि सेम मिसाइल को डिफरेंट मिशंस के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो अस्त्र MK1 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल अब एक्टिव टेस्टिंग फेज में एंटर कर रही है, और जो टारगेट सेट किए गए हैं वो इस मिसाइल को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ब्रैकेट में ले जाती हैं।
तो अस्त्र MK1 जो बेसलाइन वर्जन है उसकी इंगेजमेंट रेंज अप्रॉक्स 110 किलोमीटर है। ये ऑलरेडी एक रेस्पेक्टेबल नंबर है बियॉन्ड विजुअल रेंज में, यानी BVR कॉम्बैट में आप एनिमी को देखे बिना सिर्फ रडार गाइडेंस पे फायर कर सकते हो। लेकिन अब जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट आ रही है अस्त्र MK1 ER, उसकी टारगेटेड रेंज है 160 किलोमीटर और ये ट्रायल्स मई या जून 2026 के बीच होने एक्सपेक्टेड है। तो ट्रायल्स में स्पेसिफिकली DMAX यानी डायनेमिक मैक्सिमम रेंज प्रूव करना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। रेंज दो तरह से मेजर होती है मिसाइल की, एक होता है नॉन मनोवरिंग टारगेट्स के अगेंस्ट और दूसरा होता है हाई मनोवरेबिलिटी टारगेट के अगेंस्ट। यानी एक सिंपल स्ट्रेट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को 160 किलोमीटर तक इंगेज करना अलग बात है और एक अग्रेसिवली मनोवरिंग फाइटर जेट को 160 किलोमीटर पे इंगेज करना बिल्कुल अलग चैलेंज है। DMAX बेसिकली वो रियल वर्ल्ड कॉम्बैट रेंज है जब एनिमी पायलट अपनी पूरी कोशिश कर रहा हो मिसाइल से बचने की, और अस्त्र MK1 ER को स्पेसिफिकली इसी सिनारियो में प्रूव करना है। तो यहाँ पर दो मेन इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। पहला, हाई एनर्जी डेंसिटी प्रोपेलेंट यूज किया गया है। ये बेसिकली ज़्यादा पंच देता है सेम वेट में, मिसाइल फास्टर जाती है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टर्मिनल फेज में भी स्पीड मेंटेन करती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल फ्लाइट के एंड में एनर्जी लूज कर जाती है, स्लो हो जाती है और तब अजाइल टारगेट को हिट करना मुश्किल हो सकता है। दूसरा इम्प्रूवमेंट, फ्लाइट पाथ मैनेजमेंट एल्गोरिदम। ये मिसाइल की ट्रैजेक्टरी को इंटेलिजेंटली मैनेज करती है। मिसाइल एनर्जी एफिशिएंट पाथ लेती है ताकि टर्मिनल फेज में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बचे। ये सॉफ्टवेयर लेवल का इनोवेशन है जो प्रपल्जन के साथ मिलकर रेंज और लिथलिटी दोनों को इन्हेंस करता है। ट्रायल्स तेजस MK1A और SU-30 MKI पे कंडक्ट होंगे। दोनों पे एसर रडार्स है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 160 किलोमीटर रेंज पे आप मिसाइल को कंटिन्यूसली ट्रैक नहीं कर सकते अकेले। मिसाइल को मिड कोर्स गाइडेंस अपडेट्स चाहिए होते हैं। मतलब जिस एयरक्राफ्ट पर ये मिसाइल्स कैरी की जाएंगी उसके रडार के थ्रू पता चलेगा कि टारगेट कहाँ है, कहाँ जा रहा है और एसर रडार इस काम के लिए बेस्ट सूटेड है। तो 160 किलोमीटर DMAX रेंज के साथ अस्त्र MK1 ER यहाँ पर मीका NG AIM-120D जैसे एडवांस्ड BVR मिसाइल के कंपेरेबल रेंज ब्रैकेट में आ जाएगी। मई जून के ट्रायल्स अगर सक्सेसफुल रहते हैं और स्पेसिफिकली DMAX वैलिडेशन अचीव हो जाती है हाई मनोवरेबिलिटी टारगेट्स के अगेंस्ट, तो ये इंडिया के एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी में एक ग्रेट माइलस्टोन होगा। अगली खबर की बात करें तो इंडिया ने अपना तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कमीशन कर लिया है INS अर्धमान हल नंबर S4। कमीशनिंग विशाखापट्टनम में हुई। तो SSBN मतलब शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, यानी एक सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर्ड है और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करती है। INS अर्धमान इस प्रोग्राम में तीसरा वेसल है। पहला था INS अरिहंत, 2009 में लॉन्च हुआ, 2016 में कमीशन हुआ। दूसरा था INS अरिघात, अगस्त 2024 में सर्विस में आया और अब तीसरा है INS अरिधमान। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने दिसंबर में ही हिंट दे दिया था कि INS अरिधमान फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल्स में है और जल्द ही सर्विस ज्वाइन करेगा। तो ये चीज़ सरप्राइज नहीं थी इनसाइडर्स के लिए, लेकिन ऑफिशियली कंफर्म होना अलग ही बात होती है। अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट कमीशनिंग भी आई है INS तारागिरी की, जो प्रोजेक्ट 17A का 4th स्टील्थ फ्रिगेट है। INS तारागिरी अप्रॉक्स 6670 टन्स का वॉरशिप है। MDL मुंबई ने बिल्ड किया है और इस वेसल में करीब 75% इंडिजिनस कंटेंट है। यहाँ पर स्टील्थ पे स्पेशली फोकस किया गया है INS तारागिरी में और ये मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ बेसिकली इंडिया एक कंप्लीट, क्रेडिबल और सर्वाइवल न्यूक्लियर डिटरेंट बिल्ड कर रहा है। INS अरिधमान और INS तारागिरी उस फ्लीट का लेटेस्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट एड ऑन्स हैं। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।